नमस्कार भाई सभी को। आपका अपने YouTube चैनल राकेश विजन पर एक बार फिर से स्वागत है। और पिछली वीडियो में हमने कार्यपालिका के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम न्यायपालिका को पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, न्याय क्या है। J.S. मिल के शब्दों में न्याय में कुछ अंतर्निहित है, जिसे करना न सिर्फ सही है और न सिर्फ गलत, बल्कि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष हमेशा दावा जता सकता है। न्याय का संबंध समाज में जीवन तथा सार्वजनिक जीवन को व्यवस्थित करने वाले तौर तरीकों से होता है, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों के मध्यम सामाजिक लाभ और सामाजिक कर्तव्यों का बंटवारा संभव हो पाता है। इसलिए न्याय राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे है, इसके अतिरिक्त न्यायपूर्ण समाज की उपस्थिति लोकतंत्र की मजबूती और जीवंतता के लिए भी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करे। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय समान लोगों के प्रति समान व्यवहार, समानुपातिक न्याय और विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल जैसे सिद्धांतों पर आधारित है। हालांकि लोगों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखने का सिद्धांत समान बर्ताव के सिद्धांत की अनिवार्यता खंडित न करते हुए उसका विस्तार ही करता है। नेक्स्ट है, न्याय एक न्यायपूर्ण समाज की सुनिश्चितता के लिए भारतीय संविधान के द्वारा न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है, जो विभिन्न स्तरों पर उपस्थित है। न्यायपालिका के विभिन्न स्तर। भारत में न्यायपालिका के 3 स्तर पाए जाते हैं, जिसमें सर्वोच्च स्थान पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। सबसे पहले उच्चतम न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय, फिर जिला और सत्र न्यायालय। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में सम्मिलित रूप में उच्चतर न्यायपालिका कहते हैं। तो वही उच्च न्यायालयों के नीचे के सभी न्यायालयों को मिलाकर निम्नतर न्यायपालिका या अधीनस्थ न्यायपालिका का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन। भारत के मूल संविधान में अनुच्छेद 124(1) के अनुसार भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। एक इसके मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 अन्य न्यायाधीश होंगे और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती तब तक संख्या यही रहेगी। नेक्स्ट है, नोट। संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है, किंतु कम 7 से करने का अधिकार नहीं है। मुख्य न्यायाधीश को लेकर मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, जिसे संसद द्वारा समय समय पर बढ़ाया गया। अतः वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है। आगे है, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया। संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श करके अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक है। अनुच्छेद 124(2) में वर्णित परामर्श का तात्पर्य सिर्फ एक व्यक्ति के परामर्श से नहीं बल्कि अनेक न्यायाधीशों से परामर्श से है। मुख्य न्यायमूर्ति को सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश के मंडल से परामर्श करके ही राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजनी चाहिए और इस मंडल में भावी मुख्य न्यायमूर्ति भी अनिवार्यतः शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट है, मुख्य न्यायाधीश की
नियुक्ति के संदर्भ में लंबे समय से चले आ रहे योग्यता और वरिष्ठता के द्वंद्व के संदर्भ में वरिष्ठता को आधार बनाया गया, अर्थात मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वर्तमान में वरिष्ठता के आधार पर होती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। इस व्यवस्था के विकल्प के तौर पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। कॉलेजियम प्रणाली व राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग में क्या तुलना है? सबसे पहले कॉलेजियम प्रणाली। कॉलेजियम में सदस्यों की संख्या 5 होती है। 5 सदस्यों में से एक भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए इस मंडल की आम सहमति होना चाहिए। यदि कॉलेजियम के 2 न्यायाधीश किसी न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध है तो राष्ट्रपति के समक्ष नियुक्ति की सलाह नहीं दी जाएगी। कॉलेजियम के निर्णय में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का निर्णय सदैव शामिल होना चाहिए। मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। संविधान में मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 124(2) में दिया गया प्रावधान ही मुख्य न्यायमूर्ति पर भी लागू होता है। मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति को लेकर प्रमुख सवाल यह है कि उसका चयन सिर्फ वरिष्ठता के आधार पर होना चाहिए या योग्यता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। 1958 में विधि आयोग ने अपनी 14वीं रिपोर्ट में सिफारिश दी कि मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति सिर्फ वरिष्ठता के आधार पर नहीं की जानी चाहिए, उसमें योग्यता को भी महत्व दिया जाना चाहिए। किंतु 1973 तक सभी मुख्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति वरिष्ठता के नियम के आधार पर ही होती रही है। 1973 और 1977 में 2 बार वरिष्ठता के नियम का उल्लंघन किया गया। 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने 7:6 के बहुमत से केशवानंद भारती मामले का निर्णय सुनाया था। मुख्य न्यायमूर्ति श्री S.M. सीकरी को उसी दिन सेवानिवृत्त होना था। उनके बाद वरिष्ठता क्रम में 3 ऐसे न्यायाधीश थे जिन्होंने केशवानंद मामले में संविधान के मूल ढांचे की धारणा का समर्थन किया था, जिससे सरकार उनसे नाराज थी। ये 3 न्यायाधीश थे श्री J.M. सेल्ट, श्री K.S. हेगड़े तथा श्री A.N. ग्रोवर। श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने कठोर कदम उठाते हुए इन तीनों न्यायाधीशों की वरिष्ठता को लांघकर श्री A.N. रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। जस्टिस A.N. रे 1973 से 1977 तक भारत के मुख्य न्यायमूर्ति रहे हैं। 1977 में जब जस्टिस A.N. रे सेवानिवृत्त हुए तो हंसराज खन्ना वरिष्ठतम न्यायाधीश थे, किंतु श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने वरिष्ठता क्रम को लांघकर क्योंकि बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले में उनके द्वारा दिए गए विसम्मत निर्णय से सरकार नाराज थी, इसलिए जस्टिस अमीदुल्ला बेग को मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त किया गया। 1993 में न्यायाधीशों वाले दूसरे मामले का फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने निर्धारित किया कि मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति वरिष्ठता क्रम के आधार पर ही की जाएगी। उसके बाद वरिष्ठता क्रम की व्यवस्था निरंतर लागू है जब तक इससे बड़ी पीठ इस निर्णय को पलटकर कोई वैकल्पिक व्यवस्था न दे, तब तक इसे नहीं बदला जा सकता। स्पष्ट है कि वर्तमान में मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के लिए वरिष्ठता का सिद्धांत स्थिर हो चुका है। इसका लाभ यह है कि न्यायाधीशों में इस पद को लेकर कोई खींचतान नहीं होती है और न ही किसी तरह के राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना पैदा होती है। पर इसका नुकसान यह है कि कभी कभी ज़्यादा योग्य न्यायाधीश सिर्फ इसलिए मुख्य न्यायमूर्ति नहीं बन पाता कि उसकी वरिष्ठता कम थी। समग्र रूप में देखें तो
वर्तमान व्यवस्था को संतोषप्रद माना जा सकता है। न्यायाधीशों की अर्हताएं। अनुच्छेद 124(3) के तहत सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने संबंधी अर्हताएं निम्नलिखित है। सबसे पहले भारत का नागरिक हो, निम्नलिखित में से किसी एक अर्हता को पूरा करता हो, किसी उच्च न्यायालय में या ऐसे दो या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो, किसी उच्च न्यायालय में या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। नोट है, उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता वाली स्थिति में वह अवधि भी जोड़ी जाएगी जब वह इस दौरान जिला न्यायाधीश या उसके ऊपर के किसी न्यायिक पद पर रहा हो। नेक्स्ट है शपथ। संविधान के अनुच्छेद 124(6) में शपथ संबंधी प्रावधान है। इस प्रावधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने से पहले वह व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा। मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ ली जाती है एवं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने का वचन भी लिया जाता है। न्यायाधीशों का कार्यकाल। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं। संविधान में कोई निश्चित कार्यकाल तय नहीं है इसका, वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकता है। नेक्स्ट है नोट। 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा अनुच्छेद 124(2) क जोड़ा गया, जिसमें प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु प्राधिकारी द्वारा और ऐसे रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे। न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 124(4) में न्यायाधीशों को हटाए जाने महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 124(5) के तहत संसद विधि द्वारा न्यायाधीशों को हटाए जाने से संबंधित प्रक्रिया का उपबंध कर सकती है। न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया की शुरुआत संसद के किसी भी सदन से की जा सकती है। यदि लोकसभा से शुरुआत होती है तो 100 सदस्यों और यदि राज्यसभा से तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर अध्यक्ष या सभापति को देने के बाद ही प्रस्ताव पेश हो सकता है। अध्यक्ष या सभापति द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर 3 व्यक्तियों की समिति गठित होती है, जिसमें ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, ब किसी अन्य न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एवं स एक पारंगत विधिवेत्ता होता है। यदि समिति न्यायाधीश को कदाचार का दोषी नहीं पाती है तो यह प्रक्रिया यही समाप्त हो जाती है। यदि दोषी पाती है तो मूल प्रस्ताव के साथ समिति की रिपोर्ट को सदन में पेश किया जाता है। यदि प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाए तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तत्पश्चात राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाए जाने का आदेश जारी करता है। नोट है, संविधान के अनुच्छेद 124(4) में यह प्रावधान है कि यह प्रक्रिया संसद के एक ही स्तर में पूरी होनी चाहिए, परंतु वी रामास्वामी के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि न्यायाधीश के महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान लोकसभा भंग हो जाए तो भी संकल्प व्यापक नहीं होता है। अभी तक केवल सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश वी रामास्वामी के
संदर्भ में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया, परंतु लोकसभा में यह प्रस्ताव अपेक्षित बहुमत के अभाव में पारित नहीं हो पाया था। नेक्स्ट है वेतन व भत्ते। अनुच्छेद 125(1) में प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वह वेतन दिया जाएगा जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे, और जब तक संसद निर्धारित नहीं करती है तब तक संविधान की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट वेतन दिया जाएगा। न्यायाधीशों को मिलने वाले भत्ते, विशेष अधिकार, पेंशन, अवकाश आदि का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 125(2) में किया गया है। प्रत्येक न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति के बाद अपने अंतिम माह के वेतन की 50% राशि पेंशन के रूप में प्राप्त होती है। न्यायाधीशों के वेतन भत्तों, अधिकारों तथा कार्य शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 360 के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा लागू होने की स्थिति में ही इनके वेतन व भत्तों में कटौती की जाती है, अन्यथा नहीं की जाती। न्यायाधीशों की आय आयकर से मुक्त नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की गणपूर्ति न होने पर तदर्थ आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। जो न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की अर्हता पूरी करता हो, सामान्यतः ऐसा किसी न्यायाधीश के स्वास्थ्य या किसी अन्य कारण से अपना कार्य न कर पाने की स्थिति में होता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस आशय से उस न्यायाधीश से लिखित अनुरोध कर सकता है, परंतु इसके लिए निम्नलिखित 2 शर्तें पूरी होनी जरूरी है। उसे संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना होगा जहाँ से तदर्थ न्यायाधीश को लेना है। उसे राष्ट्रपति से सहमति भी लेनी होगी। तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त न्यायाधीश जब सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होगा तब उसे वे सभी अधिकार, शक्तियां या विशेष अधिकार प्राप्त होंगे जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 128 में यह प्रावधान है कि आवश्यकता पड़ने पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी अल्पकाल के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से अर्हित हो। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ऐसे न्यायाधीश से लिखित अनुरोध कर सकता है। उल्लेखनीय है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश पर उपयुक्त कोई भी बात तब तक लागू नहीं होती जब तक वह मुख्य न्यायाधीश के अनुरोध पर अपनी सहमति नहीं देता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश यदि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की भूमिका में है तो भी वह तकनीकी रूप से न्यायाधीश नहीं माना जाता। हालांकि वह न्यायाधीशों को मिलने वाले सभी अधिकारों और विशेष अधिकारों का हक होता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश के वेतन भत्ते राष्ट्रपति तय करता है। जरूरी नहीं है कि उसे अन्य न्यायाधीशों के बराबर वेतन मिले। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 126 में प्रावधान है कि यदि कभी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या वह अनुपस्थित है या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों को करने में असमर्थ है, तब राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी को इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करेगा जब तक मुख्य न्यायमूर्ति पुनः अपने पद को ग्रहण न कर ले। अब यह तय हो चुका है कि मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त होने पर वरिष्ठतम न्यायाधीश ही उस पद पर बैठेगा। पद की रिक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद निम्नलिखित तरीकों से रिक्त हो जाता है। यदि न्यायाधीश की आयु 65 वर्ष की हो जाए, 65 वर्ष की आयु से पूर्व असामयिक मृत्यु पर
और राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने त्यागपत्र सौंप दे। साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। संविधान में राष्ट्रपति के अलावा किसी अन्य पदाधिकारी को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग नहीं कहा गया है, परंतु प्रचलन में यहाँ पर भी इस शब्द का प्रयोग हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियाँ। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास विश्व के किसी भी न्यायालय की तुलना में व्यापक क्षेत्राधिकार तथा शक्तियाँ हैं। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की तरह यह परिसंघीय न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षक तथा संविधान का अंतिम व्याख्याकार है, जबकि इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की न्यायिक समिति की तरह यह देश के सभी सिविल या आपराधिक मामलों की अपील का अंतिम न्यायालय है। नेक्स्ट है विधि का सारवान प्रश्न। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई स्पष्ट निर्णय न दिया गया हो, किसी प्रश्न पर विभिन्न उच्च न्यायालयों में मतभेद हो, सर्वोच्च न्यायालय ने किसी उच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत निर्णय दिया हो किंतु उच्च न्यायालय के निर्णय को पलटा न हो, संविधान के किसी उपबंध की स्पष्ट व्याख्या की जरूरत हो, यदि गंभीर अन्याय की आशंका है, जो मामले बिना उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिकता में आते हैं, उसके लिए दो स्थितियाँ हैं। यदि स्तर न्यायालय द्वारा किसी अभियुक्त को दोष मुक्त किया गया हो किंतु उच्च न्यायालय ने दोषी करार देते हुए मृत्युदंड दे दिया हो। ख है यदि उच्च न्यायालय ने किसी अधीनस्थ न्यायालय से कोई मुकदमा अपने पास मंगवा लिया हो एवं दोषी करार देते हुए मृत्युदंड का आदेश दिया हो। नेक्स्ट है सलाहकारी अधिकारिता। अनुच्छेद 143 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता दी गई है। अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या संभावना है जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करना उपयुक्त है, वह उस प्रश्न पर विचार करने के लिए उसे उच्चतम न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और वह न्यायालय ऐसी सुनाई के पश्चात वह ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा। अनुच्छेद 143(2) में कहा गया है कि यदि कोई विषय अनुच्छेद 131 के परंतुक में लिखा है तो राष्ट्रपति उसे सर्वोच्च न्यायालय की राय जानने के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा और सर्वोच्च न्यायालय विचार विमर्श के उपरांत अपनी राय देगा। अभी तक राष्ट्रपति की ओर से अनुच्छेद 143(2) के तहत एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। अनुच्छेद 143(1) के तहत पूछे गए प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय ने केरल शिक्षा अधिनियम 1958 में स्पष्ट किया था कि राष्ट्रपति को दी गई राय सम्मान के योग्य तो है किंतु बाध्यकारी नहीं है। वर्तमान स्थिति भी यही है। अभिलेख न्यायालय की शक्तियाँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में यह प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की भी सभी शक्तियाँ प्राप्त होगी। सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णय, आदेश तथा निर्देश आदि स्थायी स्मृति में सुरक्षित रखे जाते हैं ताकि सभी अधीनस्थ न्यायालय उन्हें पूर्व उदाहरणों के रूप में प्रयोग कर सके। अभिलेख न्यायालय की एक विशेषता यह भी है कि उसे अपने अपमान के लिए दंड देने की शक्ति होती है। विनय चंद्र मिश्र मामले 1958 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की न्याय की शक्ति अनंत नहीं है। जैसे किसी अधिवक्ता के लाइसेंस को रद्द करने की शक्ति अधिवक्ता अधिनियम के तहत अधिवक्ता परिषद को दी गई है, न्यायालय उसे छीन नहीं
सकता है। नेक्स्ट है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। यद्यपि संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है, तथापि अनुच्छेद 13, 32, 131, 136, 131 से 136 और 143, 145, 226 और 246, 372 आदि के उपबंध रूप से संविधान को यह शक्ति प्रदान करते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन से तात्पर्य न्यायपालिका की उस शक्ति से है जिसके अंतर्गत विधानपालिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश को संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल होने पर न्यायपालिका निरस्त कर सकती है तथा वह अपने पूर्व में सुनाए गए निर्णयों को भी समीक्षा कर सकती है। तो आज के लिए इतना ही भाई, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।